गौतम गंभीर को आरसीबी के प्लेयर से पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह आईपीएल के बेसिस पे इंडिया ए की ओडीआई टीम में आ सकता है तो रजत पाटीदार क्यों नहीं है? फिर एक ऐसा ऑलराउंडर है डोमेस्टिक पे जो मानव सुतार और हर्ष दुबे दोनों से बहुत बेटर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है, फिर भी उनको कहीं भी कंसिडर नहीं कर रहे बीसीसीआई। और मानव सुतार के कुछ ऐसे स्टैट्स उठा के लेके आया हूं जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। लेकिन स्टार्ट करते इंडिया ए के ओडीआई स्क्वाड और टेस्ट स्क्वाड से जो अभी श्रीलंका टूर में जाने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबका यही है कि रजत पाटीदार जो इंडिया के सीनियर टी20 टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ है वो इंडिया ए की ओडीआई स्क्वाड में भी नहीं है, इंडिया ए के टेस्ट स्क्वाड में भी नहीं है, बाकी हर कोई है। ऐसा क्यों है? आखिर गौतम गंभीर को रजत पाटीदार से क्या प्रॉब्लम है? एक स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है। तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, उनको बिठाओ और पूछो क्या तूने डोमेस्टिक क्रिकेट देखा है पिछले सीजन का? अभी जो टीम सिलेक्ट हो रहा है वो 2025 के डोमेस्टिक, पूरा एक ईयर का डोमेस्टिक, चाहे जितने भी कप उठा लो, डोमेस्टिक में ईरानी, दिलीप, विजय हजारे, डोमेस्टिक लीग्स, फिर आईपीएल, उस बेसिस पे होता है। क्या तूने देखा है? वो बोलेगा रुक जा मैं स्टैट्स चेक करता हूं। इसका मतलब उसने देखा नहीं है। रजत पाटीदार पिछले एक साल में 2025 के डोमेस्टिक सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इंजर्ड था और इंजरी के बाद जो रिकवर किया उसके बाद उसने विजय हजारे में सिर्फ 2 मैच खेला है। आप कह रहे हो एक बैट्समैन जो एक साल में सिर्फ 2 मैच खेला है ओडीआई फॉर्मेट में विजय हजारे में, उसको आप इंडिया ए के ओडीआई टीम में डाल दो, है ना? और रणजी के कितने मैचेस खेले? सिर्फ 7 इनिंग्स खेला है रजत पाटीदार ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 मैच खेला है रणजी में और शायद 240 के आसपास बनाए। पता है कितने बैट्समैन ने इस साल रणजी में 500 के ऊपर रन बनाए? थोड़ा एज्यूम करो, गेस करो। 46 बैट्समैन ने 2025 की रणजी में 500 के ऊपर रन बनाए। उनमें से भी सिर्फ एक ही 2 सिलेक्ट हुए इस टीम में। और आप कह रहे हो एक बैट्समैन जिसने 250 रन मारा है उसको इंडिया ए के टेस्ट टीम में डाल दे। जो बैट्समैन सिर्फ 2 ही मैच खेला है विजय हजारे में उसको इंडिया ए टीम की ओडीआई टीम में डाल दे। जबकि देवदत्त पडिक्कल 750 रन मार के विजय हजारे में इंडिया ए की ओडीआई टीम में नहीं है। अरे बेवकूफी वाले सवाल क्यों करते हो? रजत पाटीदार का इस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंडिया ए के ओडीआई और इंडिया ए के टेस्ट टीम में जगह नहीं बनता। अगर इंडिया ए का कोई टी20 टूर्नामेंट होता तो ऑब्वियसली जगह बनता। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन का जगह कैसे बन गया। मैं एक्सप्लेन करता हूं। रजत का जो बेस्ट डोमेस्टिक सीजन गया था वो था 2023 वाला, 2022-23 वाला, और 2023-24 वाला सीजन जो था जहां पे इंग्लैंड इंडिया में आया था 5 टेस्ट मैच का सीरीज खेलने। तब विराट कोहली सेकंड टाइम उनको बेबी हुआ था, उन्होंने रेस्ट लिया था। रजत पाटीदार को विराट कोहली का रिप्लेसमेंट हिसाब से अनाउंस किया गया था। रजत पाटीदार आया था खेलने, 6 इनिंग्स खेला है उस सीरीज में। सरफराज खान, जायसवाल, केएल राहुल, जडेजा, ध्रुव जुरेल, पडिक्कल, हर बैट्समैन, एक बैट्समैन, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सब ने रन मारा है एक रजत पाटीदार को छोड़ के। रजत पाटीदार 6 मैच पे कुछ 63 बनाता है 10 के एवरेज से। और प्रॉब्लम इधर नहीं था, इस टेस्ट को मैं थोड़ा और ब्रेकडाउन करता हूं। 6 बार कैसे आउट हुआ रजत पाटीदार उस सीरीज में? 6 बार, 6 के 6 बार स्पिनर्स ने आउट किया। 6 के 6 बार टॉम हार्टली 2 बार आउट किया, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। रियान अहमद राइट हैंडेड लेग स्पिनर 2 बार आउट किया। शोएब बशीर राइट हैंड ऑफ स्पिनर 2 बार आउट किया। एक भी बार रजत पाटीदार का विकेट बॉलर्स ने नहीं लिया। रजत पाटीदार ने अपना विकेट थ्रो करके आया, जाके हाईलाइट में देख लो। प्रॉब्लम इधर से स्टार्ट होता है। जब आपका बेस्ट डोमेस्टिक सीजन से आपका सिलेक्शन हुआ था, आपका परफॉर्मेंस 0 से भी खराब था। रजत पाटीदार के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उस सीरीज पे। अगर रजत पाटीदार अच्छा रन बना के जाता तो शायद आज टेस्ट टीम के परमानेंट स्क्वाड में होता। साई सुदर्शन, ये सब शायद टीम के आसपास भी नहीं होते अगर रजत का वो सीरीज अच्छा रहता तो। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अगर आप देखोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि दिनेश कार्तिक 2022 का टी20 फॉर्मेट इसमें डोमेस्टिक में बहुत अच्छा सीजन जा रहा था। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन हो गया और होना भी चाहिए था। वर्ल्ड कप में जाके दिनेश कार्तिक क्या करते? 4 के एवरेज, जो 2022 हमने टी20 वर्ल्ड कप खेला था ऑस्ट्रेलिया में, 4 के एवरेज और 63 के स्ट्राइकर से बैटिंग करते दिनेश कार्तिक टी20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद 2024 का आईपीएल होता टी20 वर्ल्ड कप से पहले, दिनेश कार्तिक 187 के स्ट्राइकर से बैटिंग करते उस आईपीएल में। आपको याद है ना वानखेड़े वाला मैच आरसीबी वर्सेस एमआई, जहां पे रोहित शर्मा फर्स्ट स्लिप से चिल्लाता है, स्लैश करता है दिनेश कार्तिक को, फ्रेंडली बैंटर कि खेलेगा डीके वर्ल्ड कप खेलेगा।
लेकिन क्या 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए दिनेश कार्तिक को सिलेक्ट किया गया? नहीं किया गया। होना चाहिए था, 187 का स्ट्राइक रेट था, नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कोई सिलेक्टर ने कहा होगा दिनेश कार्तिक पे हमने पहले भी भरोसा किया था, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देख के वो जाके वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाता है बार बार, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऋषभ पंत और संजू सैमसन का सिलेक्शन हुआ था। सेम गोज फॉर रजत पाटीदार। अगर कोई बोलेगा कि रजत पाटीदार को सिर्फ आईपीएल की फॉर्म के बेसिस पे इंडिया ए के ओडीआई स्क्वाड में मौका देते, इंडिया ए के टेस्ट स्क्वाड पे मौका देते, तो कोई सिलेक्टर बोलेगा जब उनको मौका दिए थे उनके प्राइम पे स्पिनर्स के खिलाफ, जो रजत पाटीदार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ थे, 6 के 6 इनिंग्स पे स्पिनर्स को विकेट थ्रो करके आया, उनके पास डेटा होता है, डेटा कि कैसे बॉल पे रजत आउट हुआ होगा, तो इधर रजत मार खा गया। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, फिर भी ह्यूमैनिटी की बेसिस पे दया खाके मैं रजत पाटीदार को इंडिया ए की ओडीआई स्क्वाड में और एक प्लेयर की जगह मैं रजत पाटीदार को ले लेता, मैं भी मानता हूं, मैं ले लेता, मैं बोलता हूं आगे जाके किसकी जगह पे लेता, लेकिन अभी के लिए शायद रजत पाटीदार को हार मानना नहीं चाहिए। आप देखो ना श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ है। श्रेयस अय्यर 3 साल पहले उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, टेस्ट टीम से बाहर हो गया था, T20 से बाहर हुआ था। राहुल द्रविड़ जो हेड कोच था, उनका स्टेटमेंट आया था कि T20 में हमारे पास इतना बैट्समैन है, श्रेयस अय्यर की अभी जरूरत नहीं, ऐसा ही कुछ बोला था। अब 3 साल बाद श्रेयस अय्यर एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को रिप्लेस करके टीम में आ रहा है। ये सेम चीज रजत पाटीदार के साथ भी हो सकता है। बस अभी जब डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होगा, पिछला सीजन इंजर्ड था, पूरा सीजन खेला नहीं था और उतना खास नहीं था, इतने सारे प्लेयर्स का अच्छा गया, जैसे मैंने कहा 46 प्लेयर ने रणजी में 500 के ऊपर रन मारा था, जहां पे रजत पाटीदार ने 250 रन मारा है, 7 इनिंग्स खेले, ठीक है, विजय हजारे में 2 ही इनिंग्स खेले। तो रजत पाटीदार अभी जब डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होगा, अब उम्मीद करो कि अच्छा करे, शायद अगस्त 16 या 18 से स्टार्ट हो रहा है डोमेस्टिक सीजन 2026 का, अच्छा करेगा, वो अपने प्रोसेस पे काम करेगा, रजत पाटीदार कैन डू वंडर्स, ठीक है। फिर भी दया खाके मैं उसको इंडिया के एक स्क्वाड में ले लेता, एक प्लेयर की जगह पे, ठीक है, वो मैं आगे जाके बोलता हूं किसकी जगह। अब बात करते हैं कि प्रियांश और प्रभ सिमरन में देख रहा हूं लोग कह रहे हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं कि प्रियांश और प्रभ भी तो आईपीएल के फॉर्म के बेसिस पे इंडिया ए के ओडीआई स्क्वाड में जगह बना लिया। फिर से हुई बेवकूफी वाले बात। प्रियांश आर्या इस विजय हजारे ट्रॉफी में इस 2025 में 49 की एवरेज और 164 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 164 के स्ट्राइक रेट से। रणजी में भी शायद 121 के स्ट्राइक रेट और 40 के एवरेज से बैटिंग किया। उसका दिल्ली प्रीमियर लीग बेहतरीन गया था, बैक टू बैक 2 सीजन आईपीएल में 211 और 179 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। सेम गोज फॉर प्रभसिमरन सिंह, 2025 के विजय हजारे में 443 रन, 55 का एवरेज, 2024 की विजय हजारे में 500 रन, 83 का एवरेज, फिर बैक टू बैक 2 आईपीएल सीजन में 500 के ऊपर रन, 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से। हर जगह रन है प्रभसिमरन का। और थ्रू आउट द आईपीएल सीजन मैंने कहा कि प्रभसिमरन सिंह आज के दिन ऋषभ पंत से बेटर व्हाइट बॉल विकेटकीपर बैट्समैन है। तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या सिर्फ आईपीएल की फॉर्म के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो लोग डोमेस्टिक में विजय हजारे में जो करके आया है उस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आप ये ओडीआई स्क्वाड देखोगे तो तिलक वर्मा, वैभव, ऋतुराज, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, कुमार कुशाग्रा, विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान, सबका डोमेस्टिक का सीजन आउटस्टैंडिंग गया, सब कमाल के प्लेयर्स है। लेकिन 2 प्लेयर्स का मैंने नाम नहीं लिया, उसमें से एक है आयुष बदोनी। ओ माय गॉड, आयुष बदोनी कैसे हर बार इंडिया की मेन टीम में जगह बना लेते, मेरे समझ से बाहर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आयुष बदोनी खराब प्लेयर है कि अच्छा प्लेयर है, क्वेश्चन ये है कि क्या आयुष बदोनी सबसे अच्छा प्लेयर है। इंडिया में कोई भी प्लेयर खराब नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे अच्छे भी तो बहुत कोई होता है ना। अभी जब वॉशिंगटन सुंदर T20 वर्ल्ड कप से पहले इंजर होता कुछ टाइम के लिए, शायद न्यूजीलैंड वाला ओडीआई सीरीज, उधर भी आयुष बदोनी इंडिया की सीनियर टीम में आ गया था बिना कोई परफॉर्मेंस का। कैसे जगह बना लेता आयुष बदोनी। इस सीजन विजय हजारे में 8 का एवरेज था, रणजी में सिर्फ 294 रन, 2024 वाले विजय हजारे में सिर्फ 150 रन बनाया आयुष बदोनी ने, आईपीएल में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। उसके बाद भी आयुष बदोनी अगर इंडिया ए टीम में जगह बना लेते हैं बिना कोई परफॉर्मेंस का, वो सिर्फ गौतम गंभीर की दिल्ली कोटा से आ रहे खुले आम गुंडागर्दी है कि दिल्ली से हूं बीसी, मेरे को ड्रॉप करके दिखा, वरना आयुष बदोनी का दूर दूर से जगह नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीनियर प्लेयर है, दिल्ली का कैप्टन है, बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं, अच्छा प्लेयर है, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन 8 के एवरेज से एक प्लेयर आ जा रहा है जहां पे बहुत सारे बैट्समैन 700 600 रन बना के बैठे विजय हजारे में, उनका नाम नहीं। अब कोई आके कहेगा कि बॉलिंग डालता है, वो भाई माफ कर, मुझे पता है कि आयुष बदोनी कितना अच्छा बॉलिंग करता है, ठीक है। एक खुले आम बहुत ही अनफेयर सिलेक्शन, और मैं अगर सिलेक्टर होता मैं आयुष बदोनी की जगह रजत पाटीदार को सीधा आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंडिया ए के टीम ओडीआई टीम में रखता, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया ए के ओडीआई टीम में रजत पाटीदार आके बहुत अच्छा कर सकता है, नो डाउट इन दैट। आयुष बदोनी, रजत पाटीदार नहीं तो कोई और को ले लेते हैं, लेकिन आयुष बदोनी कहां से आ गया है यार।
ये तो खुलेआम गुंडागर्दी आप लोगों का। दूसरा प्लेयर सूर्यांश हेगड़े। अब सूर्यांश हेगड़े मुझे बहुत पसंद है और बहुत लोगों का ये मानना होगा कि सूर्यांश हेगड़े कहां से आ गया इंडिया की ओडीआई स्क्वाड में, है ना, ये तो शायद आगर करके मुंबई कोटा से आ गया। लेकिन इधर एक कैच है, एक ट्विस्ट है। अगर आप विजय हजारे में, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, सूर्यांश हेगड़े पिछले सीजन मुंबई के डोमेस्टिक टीम से भी ड्रॉप हो गया था, बीच सीजन में ड्रॉप हो गया, उसका फॉर्म बहुत खराब चल रहा था, इनफैक्ट स्मैट में भी वो ड्रॉप हो गया था, है ना। 2024 वाला स्मैट बहुत अच्छा गया था जब उसको पंजाब ने खरीदा था श्रेयस अय्यर के रेफरेंस से, लेकिन उसके बाद जैसे सरफराज का सीजन गया था स्मैट में पिछले सीजन, वो ड्रॉप हो गया था। फिर रणजी में भी कुछ मैचेस खेला और विजय हजारे में शायद 1 या 2 मैच ही खेला होगा, वो ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया था मुंबई की डोमेस्टिक टीम से, ठीक है। लेकिन सूर्यांश हेगड़े क्यों है? अगर आप पूरा स्क्वाड देखोगे इंडिया का ओडीआई स्क्वाड, तो आपको पता लगेगा इस टीम में कोई फिनिशर नहीं है, इस टीम में कोई एक फिनिशर नहीं है। अगर आप जाके विजय हजारे का स्टैट्स उठाओगे 2025 का, जितने भी बैट्समैन ने अच्छा किया है सब टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, कोई फिनिशर है ही नहीं जो इंडिया में यंगस्टर कोई फिनिशर ग्रूम हो रहा हो, अच्छा कर रहा हो, जिसको हम ग्रूम कर सकते। सूर्यांश हेगड़े 23 साल का, ये आप कैच सुनो, आयुष बदुनी और सूर्यांश हेगड़े के सिलेक्शन में डिफरेंस है। आयुष बदुनी दिल्ली कोटा गंभीर कोटा से आया है, सूर्यांश हेगड़े मुंबई कोटा से नहीं आया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये थॉट प्रोसेस कैसे सिलेक्शन हुआ सूर्यांश हेगड़े का, ठीक है। सूर्यांश हेगड़े का अब डिबेट होगा रमनदीप सिंह के साथ कि रमनदीप को भी इधर मौका दे सकते, लेकिन रमनदीप का जैसा परफॉर्मेंस रहा है सिलेक्टर्स खुद डर गए कि भाई माफ कर दे। फिर आता है रिंकू सिंह, क्या रिंकू सिंह को ले सकते हैं फिनिशर ओडीआई फॉर्मेट के लिए इंडिया की ओडीआई स्क्वाड में? लेकिन रिंकू राइट नाउ मुझे लगता है कि 29 के आसपास होगा उनका उम्र। तो रिंकू का जब चांस बनेगा ओडीआई में खेलने का एज ए फिनिशर, तब तक रिंकू 35-36 का हो गया होगा, क्योंकि अभी तो पूरा पैक्ड है ना इंडिया का ओडीआई टीम। आप देख लो ना लोअर ऑर्डर पे केएल राहुल है, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल आ सकते हैं कभी, नीतीश कुमार रेड्डी है, हार्दिक पांड्या है, फिर हम अभी ओडीआई में ईशान किशन को मौका दिए हैं जिसने विजय हजारे में एज ए फिनिशर का रोल प्ले किया है ए सीजन डोमेस्टिक में। तो फिनिशर बहुत है। तो अगर अब रिंकू जो एज हो चुका है उसको अगर आप एज ए फिनिशर इंडिया ए के ओडीआई स्क्वाड में लोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि जब तक वो सीनियर्स टीम में आएगा, जब वैकेंसी क्रिएट होगा, तब तक तो रिंकू 34-35 का हो गया होगा। लेकिन सूर्यांश हेगड़े अभी यंग है, 23 साल का है। तो अगर आप उसको ग्रूम करोगे इस रोल पे, फिनिशर के रोल पे, तो शायद आज के 6 साल बाद 7 साल बाद जब भी वैकेंसी क्रिएट होगा इंडिया के फिनिशर ओडीआई टीम में, सीनियर टीम में एज ए फिनिशर, तो आप सूर्यांश हेगड़े ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैठा रहेगा। शशांक सिंह के साथ भी एज का ही फैक्टर है, वरना शशांक सिंह भी इस टीम में एज ए फिनिशर जगह बना सकता था, लेकिन वंस अगेन एज, तो इसलिए एज के बेसिस पे सिलेक्टर्स कोशिश करें कि हम एक फिनिशर को ग्रूम करें ओडीआई फॉर्मेट में। वो फिनिशर एक यंगस्टर पे लोग इन्वेस्ट करें, वो है सूर्यांश हेगड़े। टैलेंट है बंदे के पास, वो टैलेंट है, फिनिशर का रोल अच्छे से निभा सकता है, इसलिए उसको ग्रूम कर रहे। तो बिना डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सूर्यांश हेगड़े को एज ए फिनिशर बीसीसीआई ने इस टीम पे रखा और मुझे लगता है कि वो इधर से हर मैच खेलेगा डाउन द ऑर्डर इंडिया के लिए, ठीक है, बिना कोई परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी खेल जाएगा। ये थॉट प्रोसेस बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिनिशर का रोल निभाना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप यंगस्टर को ग्रूम कर रहे हो विच इज वेरी ग्रेट, और क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है नहीं डोमेस्टिक पे, T20 के लिए बहुत सारे ऑप्शन है T20 फॉर्मेट के लिए एज ए फिनिशर, लेकिन ओडीआई में ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है, तो सूर्यांश हेगड़े पे इन्वेस्ट कर रहे हैं विच इज गुड, ठीक है। तो ये मुंबई कोटा से नहीं आया। बाकी अगर आप देख लो ये ओडीआई टीम बहुत अच्छा है। तिलक वर्मा का मैं एक चीज कहना चाहूंगा, तिलक वर्मा को मुझे तो बहुत पसंद है एज ए प्लेयर, ठीक है। मुझे तो हमेशा लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट वो बहुत अच्छा करेगा। साई सुदर्शन मुझे लगता है ओडीआई फॉर्मेट बहुत अच्छा करेगा। इन दोनों का बेस्ट फॉर्मेट शायद ओडीआई फॉर्मेट है। तिलक वर्मा के लिए मैं हमेशा ये चीज कहूँ इस चैनल पे कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में स्काई की जगह तिलक वर्मा को होना चाहिए था, लेकिन तिलक वर्मा के साथ अभी जो हो रहा है ना, मुझे लगता है कि किसी का तो मतलब किसी बड़े आदमी का रेफरेंस आया होगा कि तिलक वर्मा अचानक हैदराबाद का डोमेस्टिक का कैप्टन बन गया, फेयर अनफ। फिर अचानक बीसीसीआई ने इंडिया ए का कैप्टन बनाया, जो पहले ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग होता था, अचानक तिलक वर्मा कैप्टन बन गया। फिर इंडिया के सीनियर टीम में T20 टीम में भी वाइस कैप्टन बन गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि दुनिया हिला देंगे अगले सीजन। मुंबई में कैप्टन भी शायद तिलक वर्मा होगा, 99% मैं श्योर हूं, ठीक है। तो तिलक वर्मा का केस मैं उसमें मुझे इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। शायद किसी ने तो कुछ नोटिस किया होगा, कोई बड़े आदमी ने कुछ नोटिस किया होगा तिलक वर्मा में कैप्टनसी स्किल में, एंड ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, नो डाउट इन दैट। तो इधर ठीक है, बस मैं आपको ये चीज हाईलाइट करना चाहता कि शायद मुंबई का नेक्स्ट कैप्टन तिलक वर्मा है। तो ये हो गया ओडीआई टीम की बात। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इंडिया ए के टेस्ट स्क्वाड से। सरफराज खान कहाँ है?
इस बंदे को और क्या करना पड़ेगा कि इंडिया की ए टीम में भी जगह नहीं बना पा रहे। अब तो वो वाला एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा कि अनफिट है, फिट नहीं है। चेन्नई के लिए इस साल आईपीएल में बेस्ट फील्डर सरफराज खान था, तो फिटनेस का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। वेट लॉस घटा चुका है, ठीक है, फील्डर बेहतरीन है। और डोमेस्टिक में पिछले सीजन इंजरी से बाहर आया था, उसको कुछ तो इंजरी हुआ था, शोल्डर इंजरी कुछ हुआ था उसको, इंजरी से बाहर आके 500 रन मार दिया था। इंजरी से बाहर आके आप दिलीप ट्रॉफी उठा लो, ईरानी कप उठा लो, कहीं से भी उठा लो, सरफराज का हर जगह सेंचुरी, हर जगह 200 है। और मुझे प्रॉब्लम है कि जब अगरकर आता है, जब गंभीर आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूछा जाता है, मतलब इतने घटिया घटिया सवाल पूछते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को क्यों लिए। सबको पता है यार वो जनरेशनल टैलेंट से भी ऊपर है, सवाल पूछ के आप क्या हासिल कर लोगे इसका जवाब में। सबको पता है कि वैभव का सिलेक्शन तो होना ही था। ये सवाल 10 लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कोई पूछ रहे हैं कि सरफराज खान इंडिया ए से भी क्यों बाहर है। और मतलब आप लाउडली बोल दो ना कि सरफराज खान में इतना क्या कमी है कि आप कंसिडर भी नहीं कर रहे हो इंडिया ए टीम के लिए, जबकि इसको सीनियर टीम में होना चाहिए था। आप एक प्लेयर पे ऐसा मेंटल ट्रॉमा दे रहे हो, ऊपर से आप बोल नहीं रहे हो कि क्या खराब कर रहे हैं या फिर क्या और अच्छा करना चाहिए कि इसको हम कंसिडर भी करें। ये बहुत ज्यादा अनफेयर है जो सरफराज खान के साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा अनफेयर है। दूसरा प्रॉब्लम इस टेस्ट स्क्वाड में है आयुष शशिकांत पांडे उर्फ आयुष पांडे। बेहतरीन बैट्समैन है, नो डाउट, बिहारी है, छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन क्या आयुष पांडे अभी के लिए टीम में डिजर्व करता है, उस पर एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बोलता हूं, आयुष पांडे अभी तक 19 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है, जिसमें उसने 47 के एवरेज से बैटिंग किया, बेहतरीन स्टेट से, है ना। और ए सीजन रणजी में 573 रन मारा 2025 में। स्मरण रविचंद्रन 17 मैचेस खेले, 2 मैच कम खेले उससे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 1534 रन बनाए, 73 का एवरेज। जहां पे आयुष का एवरेज है 47, उधर स्मरण का एवरेज है 73। जहां पे आयुष ने ए साल रणजी में 573 मारा है, उधर स्मरण ने 950, ऑलमोस्ट डबल मारा है। दोनों का एज भी ऑलमोस्ट सेम है, 22-23 साल के हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मैचेस खेला। तो आप एक्सपीरियंस, एज फैक्टर, कोई भी लॉजिक लगा के जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कैसे आयुष पांडे स्मरण रविचंद्रन के ऊपर जगह बना ले स्क्वाड में। अनबिलीवेबल, वन मोर अनफेयर सिलेक्शन मेरे हिसाब से, अनफेयर सिलेक्शन। स्मरण रविचंद्रन और सरफराज खान ऐसे 2 प्लेयर्स जाए सीनियर टीम में वॉक करना चाहिए था, लेकिन इनका इंडिया ए टीम में भी जगह नहीं बन रहा है। नथिंग अगेंस्ट आयुष पांडे, बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से स्मरण उससे बहुत ज्यादा बेटर था, बहुत ज्यादा बेटर था। फिर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो पहले मैंने वीडियो स्टार्ट होने के टाइम बोला था कि एक ऑलराउंडर है जो मानव सुतर और हर्ष दुबे से बहुत बेटर है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या आपको ये पता है कि मुंबई के डोमेस्टिक टीम जब जब रणजी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग से फंस जाता है, कौन आके उनको बचाता है? एक शार्दुल ठाकुर, दूसरा कौन? शैम्स मुलानी, और तीसरा तनुष कोटियन। शैम्स मुलानी पे कोई बात ही नहीं करता है कि अगर मैंने स्टेट्स चेक भी नहीं किया कि शैम्स मुलानी प्रॉपर ऑलराउंडर है, प्रॉपर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक प्रॉपर ऑलराउंडर। मानव सुतर बॉलिंग ऑलराउंडर है और हर्ष दुबे भी बॉलिंग ऑलराउंडर। आप मुझे गलत मत समझो, मैं मानव सुतर का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे चैनल पे वीडियो है मानव सुतर का 2024 से, जहां पे मैंने कहा था कि मानव सुतर इंडिया के लिए खेलेगा, बेहतरीन प्लेयर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन शैम्स मुलानी को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हो? मैं एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे थे कहां पे गलत जा रहा है शैम्स मुलानी, क्योंकि आप अगर स्टैट्स उठाओगे बॉलिंग से बेटर है, इन दोनों से, बैट से तो बहुत ज्यादा ही बेटर है ना, तो क्यों नहीं है? तो मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छा लॉजिक लगाया और बहुत अच्छे से समझा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि शैम्स मुलानी को क्यों सिलेक्टर्स कंसिडर नहीं करते। एग्जांपल लेते MS धोनी का, है ना। MS धोनी के आसपास जितने भी विकेट कीपर्स थे उस जमाने में, या फिर जब उनका कैरियर स्टार्ट हुआ, आधा कैरियर खत्म हुआ, तब जो विकेट कीपर्स आगे बढ़ रहे थे, कौन थे वो सब? पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक, रिद्धिमान साहा, नमन ऊजा और शेल्डन जैक्सन, सब अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे, नो डाउट इन दैट। किसी ने कुछ कुछ मैचेस खेले, शेल्डन जैक्सन को तो मौका ही नहीं मिला, नमन ऊजा को भी शायद 1-2 मैचेस में मौका मिला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? एक धोनी बहुत स्पेशल प्लेयर था उस टाइम पे, है ना, और धोनी का प्राइम बहुत लंबा चला, इंडिया के लिए बहुत लंबा खेल गया, और बैकअप पे और एक विकेट कीपर था और एक बहुत बड़ा प्लेयर राहुल द्रविड़। तो जब तक धोनी का ग्राफ नीचे आया ना, बैटिंग का ग्राफ, तब तक ये सब प्लेयर्स के एज भी काफी बड़े हो चुके थे। जो मैं अभी रिंकू और शशांक के लिए कह रहा था, सूर्यवंशी की कंपैरिजन में सेम लॉजिक। तो एक टाइम के बाद जब धोनी का ग्राफ नीचे हुआ, तो बीसीसीआई ये नहीं सोचता कि नमन ऊजा को मौका देते, अभी क्या करते, अभी शेल्डन जैक्सन को मौका देते,
बीसीसीआई ऐसा नहीं सोचता। बीसीसीआई सोचता कि इसका तो अभी भी ऑलरेडी 30 ईयर्स हो चुका है उसका, इसको मौका देके क्या फायदा। हम यंगर जनरेशन में मौका देते। कौन? ऋषभ पंत, ईशान किशन, इन पे इन्वेस्ट करते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं, मैंने एज सबका चेक नहीं किया, मान लेते हैं नमन ओझा, दिनेश कार्तिक, एम एस धोनी ऑलमोस्ट सेम एज ब्रैकेट में आते हैं, मान लो 4-5 साल का एज डिफरेंस है। जब दिनेश कार्तिक का प्राइम चल रहा था तब तक धोनी का भी प्राइम चल रहा था, धोनी ऊपर था। जब धोनी का ग्राफ खत्म हुआ, मान लेते तब भी दिनेश कार्तिक डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा था, मान लेते, लेकिन तब जब धोनी का ग्राफ नीचे आया तब दिनेश कार्तिक को इसलिए नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि दिनेश कार्तिक का एज हो चुका है। तो बीसीसीआई एक लंबा प्लेयर चाहिए जो लंबा खेल पाए, तो बीसीसीआई क्या करता है, एक एज को छोड़ के फिर नीचे वाले बच्चे को सिलेक्ट करते हैं कि ये लंबा खेलेगा, इनको ग्रूम करते। तो ऋषभ पंत आ गया पिक्चर में, अपना ईशान किशन आ गया, ठीक है, ऐसा होता है सिलेक्शन। मैं क्यों एग्जांपल दिया इसका, क्योंकि जडेजा और अक्षर पटेल का प्राइम बहुत लंबा चला, एस्पेशली जडेजा का टेस्ट फॉर्मेट पे ऐसा प्राइम चला, अभी भी प्राइम ही चल रहा है जडेजा का टेस्ट फॉर्मेट पे, इतना लंबा खेल गया कि शैम्स मुलानी को कभी मौका मिला ही नहीं। आप एक साथ कितने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को टीम में जगह दे दोगे, है ना। तो अभी जब जडेजा थोड़ा सा शायद और 1 साल बचा है टेस्ट क्रिकेट में, या फिर 2 साल बचा है, जैसा भी बचा है, तो सिलेक्टर ऐसा सोचते हैं कि शैम्स मुलानी ऑलरेडी 30 साल का हो चुका है, उसको लेके फायदा नहीं, हम बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं। 23 साल 20 साल वाले बच्चे जो है, मानव सुधा, हारिस दुबे, उन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छे से समझा और मैं फिर जस्टिफाइड लगता है। सैड इसलिए क्योंकि ऐसा है कि इंडिया में अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हो और आपके प्राइम के टाइम पे एक सेम स्किल सेट से दूसरा प्लेयर भी अपने प्राइम पे चल रहा है और वो अगर लंबा खेल जाता है, आपका गलती एक ही है कि आप गलत इरा पे पैदा हो गए, जैसे कि अमोल मुजुमदार हो गया, वसीम जफर हो गया, ऐसा आपका भी चल गया कि जगह ही नहीं बना पा रहे हो क्योंकि सेम स्किल सेट सेम एज ग्रुप में आप आ गए। तो आपके नीचे जो है यंगर प्लेयर्स वो लकी हो जाते हैं कि जैसे वो रिटर होता है कि आपके टाइम आते, आपको कंसिडर करते भी नहीं एज फैक्टर के हिसाब से, और यंगर जनरेशन को सिलेक्ट कर लेते, इसलिए शैम्स मुलानी को सिलेक्ट नहीं किया गया, वरना बहुत डिजर्विंग और बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर इंडिया ए के टेस्ट स्क्वाड में थोड़ा बहुत मेरे लिए क्वेश्चनेबल था कि सरफराज और स्मरण क्यों नहीं है, कैसे आयुष पांडे इतने कम मैचेस के लिए जगह बना लिया, और इतने कम मैचेस को जगह बना लिया तो स्मरण का भी बनना चाहिए था, और एक शैम्स मुलानी क्यों नहीं है, मुझे लगता कि मुझे आपको समझना जरूरी था, ठीक है। बाकी अगर आप ये टेस्ट स्क्वाड देखोगे, ये बेहतरीन टेस्ट स्क्वाड है। ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, सरंस जैन, ब्रिलियंट प्लेयर, गुरनूर ब्रार, आकिब नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, जगदीशन। 1 सेकंड, जगदीशन को लोग जानते नहीं है, लेकिन शायद इतना सारे, अगर मैं 2017-18 से स्टार्ट करूं तो शायद जगदीशन के 4 या 5 सीजन आ गया होगा 600 रन के ऊपर, ठीक है, तमिलनाडु के लिए। फिर जिशन अंसारी, सब बेहतरीन प्लेयर है। इधर में सिर्फ और 2 प्लेयर के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। एक है शेख रशीद, आंध्र प्रदेश से, ब्रिलियंट ब्यूटीफुल प्लेयर, और मैं आपको कहूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे, जब शेख रशीद कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव खेलता है डोमेस्टिक में, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील होता है कि इतना खूबसूरत और कोई नहीं खेलता है, इतना खूबसूरत पोस्चर है, ये दुनिया आईपीएल के सराउंडिंग में घूम नहीं रहा है। आप ये चीज़ मान के चलो, एक बार शेख रशीद को अगर मौका मिले तो जाके देखो रेड बॉल क्रिकेट में कैसा बैटिंग करता है, इतना खूबसूरत बैटिंग करता है, ब्रिलियंट। सिर्फ 21 साल का है, बहुत आगे जाके बहुत आगे बढ़ेगा। इंडिया में बोलना ही मुश्किल है थोड़ा कितना आगे बढ़ेगा, कोई और प्लेयर कहाँ से जगह बना लेते हैं, मतलब किसी बात का गारंटी नहीं है, लेकिन बेहतरीन प्लेयर है शेख रशीद। और दूसरा प्लेयर है अमन मोखाड़े, ये तो पागल ही हो गया अमन मोखाड़े, है ना, मतलब विदर्भ के लिए खेलते हैं, पागल हो चुका है ये। मुझे ऐसा लगता है कि विजय हजारे में 800 रन बना के बैठा था इस सीजन, और रणजी में 800 रन। आप बताओ कौन सा पागल एक सीजन डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट 1600 रन बना के बैठा है अमन मोखाड़े, 1600 रन बना के बैठा है। इसको इंडिया एक ही ओडीआई टीम में फिर भी मौका नहीं मिला, 800 रन बना के। आप रजत पाटीदार की बात कर रहे हो, फिर आयुष बदोनी कैसे आगे, आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि कैसे दिल्ली को आयुष बदोनी हर बार जगह बना लेते हैं। अमन मोखाड़े 800 रन विजय हजारे में बनाया, 800 रन रणजी में बनाया इस सीजन, ठीक है। तो एक बेहतरीन प्लेयर, इसमें नजर रखना पड़ेगा अमन मोखाड़े, इसमें अमन पे। 2 आउटस्टैंडिंग प्लेयर शेख रशीद, ठीक है। बाकी सारे प्लेयर्स बहुत जस्टिफाइड है। अब आते हैं पान मसाला बैनर से भरे हुए टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच पे। खत्म हो गया मैच, जान बच गया मेरा, ठीक है। और मुझसे तो दिखाई नहीं दे रहा था। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड घर में खेलने आते हैं, आप ऐसे पिचेस देते हो, हमारे बैट्समैन 1 सेकंड खड़ा नहीं होता भाई पिच पे, 1 सेकंड खड़ा नहीं होता है बड़े से बड़े बैट्समैन। फिर आते हैं अफगानिस्तान, जिनको जो टेस्ट टीम है भी नहीं, उनके अगेंस्ट आप ऐसे पिचेस देते हो स्टेट पैडिंग करने के लिए, गलत है ना, आप बताओ ना। तो फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऐसे पिचेस क्यों नहीं देते आप?
फर्स्ट क्वेश्चन। और पिचेस बहुत प्रॉब्लमेटिक है यार। मैं लियाम लिविंगस्टन का वो देख रहा था, अच्छे मैं आपको बोलना चाहूँगा वो देखो। मतलब लियाम लिविंगस्टन जो बातें कर रहा था ना, उसने कुछ खास बातें किया है ना। कुछ चैनल है जो सिर्फ खराब चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि लियाम लिविंगस्टन ने बोल दिया कि काव्या मरन सनराइजर्स के सिलेक्शन पे इंटरफेयर करता। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? पैसा वो लगा रहे, क्रिकेटर्स को समझ में आता है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स पर उसने इन्वेस्ट किया, क्यों नहीं करेगा इंटरफेयर? लेकिन लियाम लिविंगस्टन ने बहुत सारी अच्छी बातें किया। उसने कहा कि इंडिया पे ऐसे टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है, हम शायद कहीं पे बिलोंग नहीं करते, इंग्लैंड क्रिकेट कहीं पे बिलोंग नहीं करता है। उसने कहा है साकिब हुसैन का नाम ले और कहा है कि साकिब हुसैन इसको टेनिस बॉल क्रिकेट से ढूंढ के लाया और ऐसा बॉलिंग वो कर रहा था, मेरे समझ से बाहर था। पैट कमिंस शॉक थे उसको देख के। साकिब हुसैन की बात कर रहा था, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम में आपको एक, मैं लियाम लिविंगस्टन के बारे में थोड़ा कट आउट करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना, वेंकटेश अय्यर, मैं पिचेस की बातें कर रहा हूँ। वेंकटेश अय्यर अभी आईपीएल में 180 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके गया, बेहतरीन बैटिंग करके गया। मैं अभी एमपी टी20 देख रहा था, 30 बॉल पे 20 बना रहा है वेंकटेश अय्यर, 30 बॉल पे 20। तो उधर पिचेस इतना बेटर है ना, मतलब बेटर क्रिकेट चल रहा है, बॉल और बैट दोनों है, दोनों का गेम चल रहा है। इधर आप आईपीएल में ऐसे पिचेस बनाते हो जहां पे सिर्फ बैटिंग ही चलता है, जहां पे एमपी टी20, मुंबई टी20 में बेटर पिचेस देखने को मिलता है, बेटर क्रिकेट देखने को मिल रहा है, बॉलर्स भी अच्छे कर रहे हैं। फिर अफगानिस्तान आता है, आप ऐसे पिचेस देते हो कि मैच देखने लायक नहीं होता है। और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड आता है, आपकी फट जाती है, आप ऐसे पिचेस बनाते हो कि बैट्समैन कोई खड़ा ही नहीं हो पाता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं मानव सूत्र से स्टार्ट करता हूं। कुछ बहुत गौर से सुनो कि मानव सूत्र के स्टेट्स क्या, 6 विकेट लिया है तो सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। और मैं फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग के बारे में बात कर रहा हूं। सेकंड इनिंग्स का जो बॉलिंग है उसका स्टेट्स मेरे पास नहीं है। फर्स्ट इनिंग्स पे 98% डिलीवरी, 98% डिलीवरी मानव सूत्र ने सिर्फ गुड लेंथ और बैक ऑफ द लेंथ पे डाला है। गुड लेंथ और बैक ऑफ द लेंथ पे 98%, जिसमें गुड लेंथ से उसने 26.6% फॉल्स शॉट प्रोड्यूस किया है और बैक ऑफ द लेंथ से 30.6% फॉल्स शॉट प्रोड्यूस किया है। आप समझ रहे हो एक बार, 98% बॉलिंग उसने गुड लेंथ और बैक ऑफ द लेंथ किया, जिसमें गुड लेंथ से उसने 26.6% फॉल शॉट प्रोड्यूस किया, मतलब बैट्समैन को गलत शॉट खिलाया है। और 30.6% फॉल शॉट प्रोड्यूस किया बैक ऑफ द लेंथ से। जो सेकंड है जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा फॉल शॉट प्रोड्यूस किया है इस पूरे मैच पे, वो है वाशिंगटन सुंदर। उसने सिर्फ 15.3% फॉल शॉट प्रोड्यूस किए। कहा 15.3%, कहा 30.6, 20.6। आप समझ रहे हो कि मानव सूत्र का हाथ पे कितना ज्यादा कंट्रोल है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और ये स्टैट्स काफी थे बोलने के लिए कि मानव सूत्र आज के दिन क्या बॉलिंग करके गया है। उसका गुड लेंथ पे 1.32 का इकोनॉमी था, 89.4% डॉट बॉल डाला है, जहां पे कुलदीप यादव इस पूरे मैच पे सिर्फ 9.5% फॉल शॉट प्रोड्यूस किया, जो अजमत से भी कम था। 9.5% फॉल शॉट। और कुलदीप को देख के लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका डाउन चल रहा है। पहले न्यूजीलैंड वाला ओडीआई सीरीज, फिर आया आईपीएल बहुत खराब गया, जो मैंने कल पिछले वीडियो में स्टेट्स बताया आपको कि कितना खराब स्टेट्स था कुलदीप का हर लेंथ पे। उसके बाद इस मैच पे भी कुलदीप आउट ऑफ कॉन्फिडेंस था, जबकि वो ज़्यादा स्लोअर डालता है, माना सोचो थोड़ा तेज डालता है, रेप ज़्यादा देता है। और इसका मतलब समझ रहे हो, क्योंकि जडेजा का आपको लग रहा होगा जडेजा का टेस्ट क्रिकेट खत्म है, बिल्कुल नहीं। जडेजा का टेस्ट में पीक पे चल रहा है। जब जडेजा आएगा, आई एम सेट टू से, शायद कुलदीप यादव टेस्ट स्क्वाड से बाहर हो जाएगा और मानव सूत्र हो सकता है जडेजा के साथ टेस्ट स्क्वाड में रहे। हाई चांस, हाई चांस, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर्स बिल्कुल भी होमवर्क करके नहीं आए ऐसे आगे टेस्ट क्रिकेट खेलने। मेरे को साफ साफ पता लग गया। मैं आपको कहता हूं क्यों। अगर आपने मानव सूत्र को डोमेस्टिक पे बैटिंग करते हुए देखा है, आपको पता होना चाहिए कि मानव सूत्र को अगर आप एक ओवर पे 5 या 6 शॉर्ट बॉल डालोगे, 5 या 6 छोड़ो 4 शॉर्ट बॉल डालोगे, उसमें एक बॉल पे वो हवा में खड़ा कर देगा। मानव सूत्र को शॉर्ट बॉल और बाउंसर के अगेंस्ट बैटिंग करना आता ही नहीं। आपको सुनने में खराब लग सकता है लेकिन ये सच है। फिर भी जैसे ही मानव सूत्र कल के दिन बैटिंग करना आया, अफगानिस्तान दोनों एंड से स्पिनर लगा दिए, दोनों एंड से स्पिनर लगा दिए। तो इसका साफ साफ मतलब है ये लोग के पास डेटा है ही नहीं कि मानव सूत्र का वीकनेस क्या है, किस बैट्समैन का क्या वीकनेस है। ऊपर से अफगानिस्तान के कीपर का सेंस ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा है, उसके आंख हाथ, मतलब सेंस ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा शायद उसका कुछ, मतलब चार रिव्यू, 4 विकेट आप अपील नहीं कर रहे, रिव्यू नहीं ले। केएल राहुल 19 पे आउट सीरीज अपील नहीं किया, केएल राहुल प्लम्ड, एलबीडब्ल्यू अपील नहीं किया। फिर कैचेस छोड़ना आप छोड़ दो, शुभमन गिल प्लम्ड, रिव्यू नहीं लिया। ऋषभ पंत एज लगा,
रिव्यू नहीं लिया, मतलब क्या कर रहे हो आप? खेलने आए हो कि क्या मजाक करने आए हो? माफ कर दो हमें भाई, माफ कर दो, ठीक है? नहीं होगा, मुझसे तो दिखा नहीं, मतलब क्या करते हो आप? ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है स्टैट पैडिंग करना, ठीक है, अब वीक टीम आया तो रन तो बनाओगे ना, आपके स्टैट्स के लिए अच्छे है, सबको मिलते हैं, है ना? लेकिन थोड़ा सा बेटर क्रिकेट खेलो ना, थोड़ा सा बेटर क्रिकेट, हम उम्मीद करते हैं आपके से कि आप बेटर क्रिकेट खेलोगे। तो ये हो गया, लेकिन बात करना पड़ेगा ध्रुव जुरैल में। बहुत ही क्यूरियस केस है ध्रुव जुरैल मेरे हिसाब से। ध्रुव जुरैल एज ए बैट्समैन मुझे पसंद है, मतलब उसका मुझे ऐसा लगता है कि वो इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है आगे जाके, मतलब ऐसा लगता है कि है उस पर वो बात है कि शांत रह के अंडर प्रेशर अच्छा कर सकता है। और ध्रुव जुरैल अगर आप देखोगे डोमेस्टिक पे जहां पे जाता है वहां पे रन मारता है, भर भर के रन मारता है, इंडिया के लिए कहीं पे भी जाता है रन मारता है, इंग्लैंड चले जाए इंडिया के साथ रन मार देता है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए रन मार देता है, 200 मार देता है, और लगता है कि अभी सीनियर टीम में आके फाड़ देगा सबको, आता है खुद फट जाता है। ध्रुव जुरैल का अगर आप देखोगे एक ही अच्छा नॉक था टेस्ट मैच पे, वो जब इंग्लैंड आया था वो रजत पटेल वाला सीरीज, जहां पे एक मैच इंडिया हारने वाला था, ध्रुव जुरैल ने अकेले 90-93 बना के इंडिया को जिता के चला गया, एक अच्छा नॉक। उसके बाद कुछ नॉक नहीं है। वेस्ट इंडीज के साथ सेंचुरी तो कोई भी मार देता है यार, वेस्ट इंडीज के साथ सेंचुरी तो कोई भी मार देता है। आप थोड़ा मैं स्टैट्स बोलता हूं ध्रुव जुरैल का आपको, आप देख लो। बीजीटी में 2 इनिंग्स खेला था, बीजीटी में 12 रन, इंग्लैंड में जाके 2 इनिंग्स खेला था 53 रन, 25 का एवरेज हो गया, 26 का एवरेज हो गया। साउथ अफ्रीका आया था 4 इनिंग्स पे सिर्फ 29 रन, इस मैच पे 19 रन। पिछले 5 इनिंग्स पे 48 रन, 9 का एवरेज, 48 रन 9 का एवरेज ध्रुव जुरैल जैसे बैट्समैन का एक बहुत ही खराब संकेत है। ऐसा मैंने प्लेयर्स बहुत देखा है पहले भी, जिन्होंने जो डोमेस्टिक में भर भर के रन बनाता है, जब इंडिया की टीम में आता है पता नहीं क्या हो जाता है। सैड और मतलब ऐसा है ना, कंपटीशन ऐसा नहीं कि ध्रुव जुरैल फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस है, ऋषभ पंत हमेशा टेस्ट में फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस रहेगा। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को हम खिला लेते, क्योंकि रेड्डी का घर में खेलना भी बहुत जरूरी है, आपको ये समझना चाहिए। आप ऐसा कोशिश करोगे रेड्डी नहीं घर पे बैठा रहेगा, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाते हैं और सीधा जाके जब जब सेना कंट्री में जाएंगे सीधा उसको प्लेयर बना देंगे सेना कंट्री में, ऐसा नहीं होता ना, आप उसको इधर से ही खिलाओगे, है ना? तो ध्रुव जुरैल को बैट से परफॉर्म करना पड़ेगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ, मुझे मेरे समझ से बाहर है, मेरे समझ से। वो अलग ही बॉडी लैंग्वेज है उसका डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? बाकी मैं खुश हूं कि मैच खत्म हो गया। थोड़ा बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं, आपने T20 में कभी भी पावर प्ले में स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा कितने ओवर डालते हुए देखा है? कल मैं देख रहा था आपके फेवरेट अजिंक्य रहाणे और मेरे फेवरेट शार्दुल ठाकुर की मैच, मुंबई T20, अजिंक्य रहाणे पर शार्दुल ठाकुर, और मुझे पता था रहाणे बैटिंग करना आएगा, पहले बैटिंग आ गया तो पावर प्ले में स्पिनर तो बॉलिंग करेगा ही करेगा। और जब पावर प्ले में पहला ओवर स्पिनर डालने आया था तो मुझे लगा रहाणे को देख के आया होगा। 6 ओवर पावर प्ले में, उसमें 5 ओवर स्पिनर ने डाल दिया। रहाणे तो दूसरे ओवर पे आउट। रहाणे स्पिन के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट टर्न हुआ बॉल, T20 में पावर प्ले में बॉल टर्न हो रहा है एक हाथ, मुंबई T20 में रहाणे क्लीन बोल्ड, समझ में नहीं आया रहाणे को। मुझे लगा अब तो पेसर आएगा। 5 ओवर स्पिनर ने डाला है कल मुंबई T20 में। मैंने ऐसा कभी T20 में मतलब T20 में नहीं देखा कि पावर प्ले में 5 ओवर स्पिनर डाल दे, ठीक है? हालांकि उसके बाद रहाणे एज ए कैप्टन अच्छा कैप्टनसी करके वो मैच जीत भी गया, ठीक है? जैसे भी ये बहुत ही अजीब अजीब चीज मैंने देख लिया। मैं MP T20 भी देख रहा था, जो मैं आपको कह रहा था, उसमें आशुतोष शर्मा 4 ओवर बॉलिंग कर रहा है, अपना दिल्ली का आशुतोष शर्मा जो फिनिशर है, 4 ओवर बॉलिंग से डाल रहा है और विकेट भी ले लिया। एक मैच पे मैं देख रहा था 3 विकेट लेके बैठा है आशुतोष शर्मा। इतना गंदा सा बॉलिंग एक्शन, इतना गंदा सा बॉलिंग एक्शन, इतना लूज बॉल डाल के विकेट लेके जा रहा है, ठीक है? और बॉलिंग करे भी जा रहा है, पता उसको अलग से पता नहीं शौक जगह होगा कि नहीं, एज ए ऑलराउंडर, अब ऑलराउंडर बन के इंडियन टीम में जगह बनाऊंगा, ठीक है? तो मजा ही आ रहा है मुझे तो हर क्रिकेट देख के। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।